दोस्तों, इंसान की उड़ने की ख्वाहिश बहुत पुरानी है। शायद जब उसने पक्षियों को आसमान में उड़ते देखा होगा तब उसके मन में भी ये इच्छा जागी होगी कि काश मैं भी इन पक्षियों की तरह आसमान में उड़ पाता। काश मैं भी एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जा पाता। काश मैं भी देख पाता कि आसमान से धरती का नज़ारा कैसा दिखता है। दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं, संस्कृतियों, मान्यताओं, लोक कथाओं और प्राचीन ग्रंथों में उड़ सकने वाली डिवाइन फिगर्स के बारे में हमें पढ़ने सुनने को मिलता है। भारतीय संस्कृति की बात करें तो यहाँ भी हमें माइथोलॉजी में तमाम उड़ने वाले कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। यही नहीं, उड़ सकने वाले वाहनों का जिक्र भी हमें ग्रंथों में मिलता है, जिन्हें कई बार लोग इस तरह से पेश करते हैं जैसे उनके पूर्वजों के पास वाकई में एविएशन की टेक्नोलॉजी थी। जो लोग इस तरह के क्लेम करते हैं वो वास्तव में नहीं समझते कि कोई टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलप होती है। कोई भी टेक्नोलॉजी रातों रात डेवलप नहीं होती। हर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के पीछे छोटे छोटे तमाम इन्वेंशंस का एक पूरा इतिहास होता है। आज इस वीडियो में हम एविएशन की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, जो कि आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि कोई टेक्नोलॉजी किस तरह स्टेप्स में डेवलप होती है और उसे फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए कई बार कई दशक तो कई बार शताब्दियां लग जाती हैं, और साथ ही न जाने कितने ही जीनियस लोगों का योगदान होता है इसके पीछे। तो आइए शुरू करते हैं टेक्नोलॉजी के उस करिश्मे की हिस्ट्री के बारे में जिसने इंसान की सदियों पुरानी ख्वाहिश को साकार कर दिया। कभी आपने सोचा है कि इंसानों की बनाई सबसे पुरानी उड़ने वाली चीज क्या है? इंसानों की बनाई सबसे पहली उड़ने वाली चीज जिसके बारे में हम हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ कह सकते हैं तो वो है काइट यानी पतंग। आज से लगभग 2500 साल पहले चाइनीज सिविलाइजेशन में पतंगों का जिक्र हमें मिलता है। एंशिएंट चाइना की कुछ पुरानी स्क्रिप्चर्स में पतंगों का यूज दूरी नापने, हवा की डायरेक्शन और स्पीड जांचने के साथ साथ दूर तक कोई सिग्नल या मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने का भी पता चलता है। कुछ पुरानी स्क्रिप्चर्स में तो ऐसी पतंगों के बारे में भी पता चलता है जो कि आदमी को लेकर भी उड़ सकती थी, जिनका यूज लैंड सर्वे, युद्ध के दौरान दुश्मनों पर नजर रखने और कुछ मामलों में किसी को सजा देने के लिए भी किया जाता था। 6वीं शताब्दी में युआन हुंगतू नाम के एक कैदी को पतंग से बांधकर उड़ाने का जिक्र चीन के इतिहास में हमें मिलता है। इसके अलावा बैम्बू कॉप्टर, जो कि एक बांस का बना हेलीकॉप्टर जैसा उड़ने वाला खिलौना था, और उड़ने वाली कैंडील जिसे हॉट एयर बलून का शुरुआती प्रोटोटाइप कह सकते हैं, ये सब भी एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन का हिस्सा था। इन कुछ चीजों के अलावा प्राचीन इतिहास में ऐसी किसी इंसान द्वारा बनाई गई चीज के बारे में कुछ नहीं मिलता जो कि उड़ सकती हो। हाँ, कहीं कहीं पर कुछ लोगों के चिड़ियों जैसे पंख लगाकर उड़ने की कोशिशों के बारे में जरूर पता चलता है, और जो कि सभी की सभी अनसक्सेसफुल रही और कुछ का रिजल्ट एक एक्सीडेंट के रूप में सामने आया, और जिसकी वजह थी कि उस समय तक फ्लाइट की कॉम्प्लेक्सिटी और जरूरी प्रिंसिपल्स को ठीक से नहीं समझा गया था, और ये सभी कोशिशें केवल बर्ड्स की नकल करने की कोशिशें मात्र थी। महान विचारक, वैज्ञानिक, इंजीनियर और चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने भी 15वीं सेंचुरी में उड़ने वाली कुछ मशीन्स के डिजाइन तैयार किए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इन मशीनों को बनाने की कोशिश नहीं की। उनके बनाए डिजाइन्स में एक डिजाइन कुछ पक्षियों जैसे पंखों वाली थी, जिसे ऑर्नियोथॉप्टर कहा जाता है, जिसको कि हाथों की ताकत से चलाना होता था। साथ ही एक हेलीकॉप्टर जैसा डिजाइन भी है जिसको कि पैडल मारकर चलाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बाद में शायद उन्हें भी एहसास हुआ होगा कि ये डिजाइन्स उड़ने में सक्षम नहीं रहेंगे, और फिर उन्होंने खुद को ग्लाइडर और पैराशूट की डिजाइन बनाने तक सीमित कर लिया। लगभग 3 शताब्दी तक उनके इन डिजाइन्स पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 18वीं सेंचुरी में कुछ लोगों ने लियोनार्डो के डिजाइन के आधार पर ऑर्नियोथॉप्टर को बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि लियोनार्डो का अनुमान था, ये उड़ने में अनसक्सेसफुल रहा, और इसकी अनसक्सेस के साथ ही ये भी साफ हो गया कि केवल पंख होने मात्र से इंसान उड़ान नहीं भर सकता। एक सफल उड़ान के लिए फ्लाइट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल को समझना जरूरी है। 16वीं सेंचुरी में न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटी की वजह से धरती हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। यही वजह है कि हर चीज में वजन होता है, और जब भी हम किसी चीज को हवा में उछालते हैं ये वापस जमीन पर आ जाती है। इसलिए किसी भी चीज को हवा में उठाने और हवा में बनाए रखने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, जो कि उस चीज पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट हो, जो कि उसे जमीन पर गिरने से रोके। एविएशन की दुनिया में इस फोर्स को लिफ्ट कहते हैं। कोई चीज हवा में बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि लिफ्ट हमेशा उस चीज पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो। पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाकर लिफ्ट को पैदा करते हैं, जो कि उन्हें हवा में बनाए रखता है। असल में जब पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं तो वो अपने पंखों से हवा को नीचे दबाते हैं, और जैसा कि न्यूटन का 3rd लॉ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जितनी फोर्स आप किसी चीज पर लगाएंगे उतनी ही फोर्स वो चीज भी आप पर लगाएगी। इस तरह पक्षी जितने फोर्स से हवा को नीचे दबाते हैं उतना ही फोर्स हवा भी उन पर लगाती है, और लिहाजा वो ऊपर उठते जाते हैं। तो अगर पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाकर लिफ्ट पैदा कर सकते हैं तो इंसान आर्टिफिशियल पंखों को फड़फड़ाकर लिफ्ट क्यों नहीं पैदा कर सकता? कर तो सकता है, लेकिन वो लिफ्ट इतना ज्यादा नहीं होता कि वो उस इंसान को आर्टिफिशियल पंखों के वजन के साथ हवा में उठा सके। दरअसल बर्ड्स अपने भीतर लाखों साल के एवोल्यूशन को समेटे हुए हैं।
इस एवोल्यूशन के दौरान उनकी पीढ़ियों में लगातार उन ट्रेट्स को बढ़ावा मिला है जो उन्हें उड़ने में मदद कर सके। पक्षियों के शरीर का हर अंग उनको हल्के से हल्का बनाए रखने के लिए विकसित हुआ है। उदाहरण के तौर पर पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, उनमें एयर पॉकेट्स होती हैं जो कि पक्षियों को उनका वजन कम रखने में मदद करती हैं। साथ ही उनकी वो मसल्स जिनसे वो पंखों को फड़फड़ाते हैं बहुत ताकतवर होती हैं। इसलिए पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाकर जो फोर्स पैदा करते हैं वो उनके वजन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए वो आसानी से हवा में उड़ पाते हैं। जबकि इंसान के शरीर का वजन उसके हाथ पैरों को हिलाकर पैदा की जा सकने वाली फोर्स के अनुपात में बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए हम इंसान आर्टिफिशियल पंखों को हिलाकर इतनी फोर्स पैदा नहीं कर पाते जो कि हमें हवा में उठा दे। यही वजह थी कि ऑर्निथोप्टर के साथ किए गए सभी एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। इन एक्सपेरिमेंट से ये साफ हो गया कि बिना किसी बाहरी पावर सोर्स के इस्तेमाल के बिना इंसान का उड़ पाना पॉसिबल नहीं है। अगर इंसान को उड़ना है तो उसे कोई बाहरी पावर सोर्स चाहिए। लेकिन 18वीं सेंचुरी तक जो एकमात्र पावर सोर्स हमारे पास था वो था स्टीम इंजन, और उसके साथ भी यही समस्या थी जो हमारे साथ है। वो भी बहुत भारी था और वो भी अपने वजन के कंपैरिजन में बहुत कम पावर पैदा करता था और लिहाजा किसी एयरक्राफ्ट को पावर देने के लिए किसी काम का नहीं था। पर उड़ने का यही एकमात्र तरीका नहीं था कि बर्ड्स की तरह उड़ा जाए। एक तरीका और था। 18वीं सेंचुरी में हाइड्रोजन गैस की खोज हुई जो कि हवा से बहुत हल्की थी। हाइड्रोजन की इस क्वालिटी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन बलून बनाए गए जो कि आसपास की हवा से हल्के होने की वजह से तेजी से हवा में ऊपर उठते थे। इसे बॉयंसी कहते हैं। आपने देखा होगा कि लकड़ी पानी में तैरती है जबकि पत्थर डूब जाता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी हल्की होती है पानी से। लकड़ी को अगर हम पानी में डुबाएं तो वो जितने पानी को डिस्प्लेस करती है, यानी पानी में जितनी जगह घेरती है, उतनी जगह में मौजूद पानी का वजन लकड़ी से ज्यादा होता है। इसी तरह बैलून का ऊपर उठना भी उसके द्वारा हटाई गई हवा के वजन और बलून के वजन के अंतर पर निर्भर करता है। इसको इस तरह से समझिए कि धरती पर जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो असल में बहुत सारी अलग अलग तरह की गैसों का एक मिक्सचर है, जिसमें मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर वगैरह है। सी लेवल पर एक क्यूबिक मीटर हवा का वजन लगभग 1.2 केजी होता है, जबकि एक क्यूबिक मीटर हाइड्रोजन का वजन केवल 0.085 केजी होता है। यानी हाइड्रोजन हवा से लगभग 14 गुना हल्की होती है और इसीलिए हाइड्रोजन गैस से भरे एक बलून पर उसके आसपास की भारी हवा दबाव बनाती है जो कि उसे कम डेंसिटी वाली हवा की तरफ ऊपर धकेलता है। इस तरह से हाइड्रोजन बलून लिफ्ट पैदा करता है। हॉट एयर बलून भी सेम ही प्रिंसिपल पर काम करता है, क्योंकि गर्म हवा ठंडी हवा के कंपैरिजन में हल्की होती है। इसी वजह से हॉट एयर बलून भी ऊपर उठता जाता है। ऐसे एयरक्राफ्ट जो बॉयंसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं उन्हें लाइटर देन एयर यानी हवा से हल्के एयरक्राफ्ट कहा जाता है। हॉट एयर बलून और हाइड्रोजन बलून के जरिए उड़ा तो जा सकता था, लेकिन इनके साथ कई तरह की समस्याएं थी। इनसे मनचाही दिशा में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था और इनको कंट्रोल करना तो लगभग नामुमकिन था। रीजन ये था कि ये इतने बड़े और हल्के थे कि हवा इन्हें अपने साथ बहा ले जाती थी। लिहाजा इन विशालकाय गुब्बारों से केवल हवा के बहाव की दिशा में ही यात्रा की जा सकती थी और उसमें भी समस्या ये थी कि ये जरा सी भी तेज हवा में एकदम कंट्रोल से बाहर हो जाते थे। इसलिए इनसे यात्रा करते समय दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता था। यही वजह थी कि इनका इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित रहा। पर कुछ लोग इनसे इंस्पायर्ड होकर एक नए तरह का एयरक्राफ्ट बनाने में जुट गए। 19वीं सेंचुरी के अंत में जब टेक्नोलॉजी थोड़ी डेवलप हुई तो एक नए किस्म का एयरक्राफ्ट आसमान में दिखने लगा, जो था तो एक गैस बलून ही पर थोड़ा अलग तरह का। इसमें बलून की जगह एरोडायनामिक शेप का एक बड़ा सा चैम्बर होता था जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती थी। इसके नीचे एक लटके केबिन में, जिसे गंडोला कहते थे, उसमें पायलट्स और पैसेंजर्स के बैठने की व्यवस्था होती थी। हाइड्रोजन गैस से भरा चेंबर इसको ऊपर उठाता था और बिजली से चलने वाले रोटर्स की मदद से पैदा की गई फोर्स से इसको मनचाही दिशा में धकेला जा सकता था। इनका साइज बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि मानो किसी क्रूज शिप को आसमान में उड़ा दिया गया। जैसे शिप पानी पर तैरता था, ये हवा में तैरते थे और इसीलिए इनको एयरशिप कहा गया। हालांकि एयरशिप गैस गुब्बारों के कंपैरिजन में तो ज्यादा सेफ और अंडर कंट्रोल थे, लेकिन फिर भी इनके बड़े साइज की वजह से इनको उड़ाना और कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल था। साथ ही इनमें भरी हाइड्रोजन, जो कि एक हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है जिसमें कि जरा सी लापरवाही से विस्फोट हो जाता है, इन्हें और ज्यादा खतरनाक बना देती थी। ये कुछ ऐसा था जैसे बम को साथ में लेकर उड़ना। कई छोटी मोटी दुर्घटनाओं के बाद आखिरकार वो हुआ जिसका सबको डर था। 6 मई 1937 को हिंडनबर्ग एयरशिप, जो कि जर्मनी और यूएस के लेकहर्स्ट के बीच चलता था, उसमें लैंडिंग के दौरान विस्फोट हो गया, जिसमें कि कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस भयानक हादसे के बाद सेफ्टी को लेकर इन पर सवाल उठने लगे और साथ ही तब तक एयरप्लेन की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी डेवलप हो चुकी थी और पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी चलन में आ चुके थे, जो कि ज़्यादा फास्ट और सेफ थे। इन्हीं सभी रीजन्स के चलते 20वीं सेंचुरी के बीच तक एयरशिप चलन से बाहर हो गए और इस तरह लाइटर देन एयर की लेगेसी का यहाँ पर अंत हो गया।
अब चलते हैं हैवियर देन एयर की तरफ, जिसके लिए हमें वापस लियोनार्डो की तरफ चलना होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि उस दौर के इन्वेंटर्स ने लियोनार्डो के ऑर्निथोप्टर के साथ एक्सपेरिमेंट किए थे और वो सभी के सभी अनसक्सेसफुल रहे थे, जिसकी वजह से कई शताब्दियों तक किसी ने उसकी डिजाइन पर आगे कोई काम नहीं किया। पर बाद में कुछ लोगों ने लियोनार्डो के ग्लाइडर के डिजाइन पर ध्यान देना शुरू किया और पक्षियों के पंखों के शेप को अच्छे से स्टडी करने के बाद फिक्स्ड विंग वाले प्रोटोटाइप्स पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। फिक्स्ड विंग, जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे, इस तरह की डिजाइन्स में विंग्स फिक्स होते हैं, यानी उन्हें बर्ड्स की तरह हिलाया नहीं जा सकता। शुरुआती एक्सपेरिमेंटर्स को फ्लाइट के बेसिक प्रिंसिपल की ठीक से समझ ना होने की वजह से इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली। 1799 में एक अंग्रेज इंजीनियर सर जॉर्ज केले ने पहली बार फ्लाइट के बेसिक प्रिंसिपल्स को ठीक से समझा और उन्होंने फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट पर लगने वाले 4 टाइप्स के फोर्सेस को अच्छे से डिफाइन किया। इसमें पहला फोर्स है थ्रस्ट। ये वो फोर्स है जो एयरक्राफ्ट को आगे की तरफ धकेलता है। फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट्स में थ्रस्ट प्रोपेलर से पैदा होता है। दूसरा फोर्स है ड्रैग, वो फोर्स जो एयरक्राफ्ट को पीछे की तरफ खींचता है। जब कोई एयरक्राफ्ट हवा में आगे बढ़ता है तो हवा जब एयरक्राफ्ट से रगड़ती है, उसकी वजह से जो फ्रिक्शन पैदा होता है वही ड्रैग का कारण होता है। तीसरा फोर्स है वेट, जो ग्रेविटी की वजह से पैदा होता है, जो कि उस एयरक्राफ्ट को नीचे की तरफ, धरती की तरफ खींचता है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है लिफ्ट। ये वो फोर्स है जो एयरक्राफ्ट को ऊपर उठाता है। फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट्स में लिफ्ट विंग्स पर से गुजरने वाली हवा के फ्लो से पैदा होता है। विंग्स की खास तरह की बनावट की वजह से विंग्स के ऊपर की सरफेस पर लो प्रेशर और नीचे की सरफेस पर हाई प्रेशर बन जाता है, जो कि एयरक्राफ्ट को ऊपर उठाता है। अगर आप किसी एरोप्लेन के विंग के क्रॉस सेक्शन को देखें तो आप पाएंगे कि इनको एक खास तरह की शेप में बनाया गया है। इस शेप को कैम्बर्ड शेप कहते हैं और इस तरह के विंग्स को कैम्बर्ड विंग या कैम्बर्ड एयरफॉइल कहते हैं। जॉर्ज केले ने एयरक्राफ्ट में कैम्बर्ड विंग्स की इंपॉर्टेंस को भी समझाया। कैम्बर्ड विंग्स की खास तरह की शेप की वजह से उनकी ऊपरी सरफेस उनकी निचली सरफेस के कंपैरिजन में ज्यादा कर्व्ड होती है, जिस वजह से इस पर से गुजरने वाली हवा को विंग के ऊपरी सरफेस पर कर्व की वजह से निचली सरफेस के कंपैरिजन में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। अब यहां पर वेंचुरी इफेक्ट काम करता है, जिस वजह से ऊपरी सरफेस पर गुजरने वाली हवा निचली सरफेस की तुलना में ज्यादा रफ्तार से बहती है, जिससे विंग की ऊपरी सरफेस पर लो प्रेशर एरिया बनता है, जबकि निचली सरफेस पर हाई प्रेशर एरिया बन जाता है और जिसके रिजल्टेंट फोर्स के चलते विंग ऊपर की तरफ उठता है। कैम्बर्ड विंग का इस्तेमाल करने पर एयरक्राफ्ट की लिफ्ट पैदा करने की कैपेसिटी काफी बढ़ जाती है। जॉर्ज केले ने पहले ग्लाइडर के छोटे एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स पर काम किया और उनकी तकनीकी बारीकियों को अच्छी तरह से समझने के बाद एक बड़े साइज का ग्लाइडर तैयार किया, लेकिन वो भी इतना कैपेबल नहीं था कि किसी फुल्ली ग्रोन एडल्ट का वजन उठा पाता। तो एक 10 साल के बच्चे को इसमें बिठाकर कुछ दूरी तक उड़ाकर दिखाया। चूंकि उस समय तक पेट्रोल इंजन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए ग्लाइडर को किसी पावर सोर्स से जोड़कर थ्रस्ट देने का कोई उपाय नहीं था। बिना किसी पावर सोर्स के थ्रस्ट पैदा करने का एक ही उपाय था कि इसे किसी स्लोपी हिल से धकेला जाए। जॉर्ज केले ने ही सबसे पहले यह बताया था कि जब तक किसी हल्के और पावरफुल इंजन की खोज नहीं हो जाती, जमीन से उड़ान भर पाना संभव नहीं होगा। पहले सफल ग्लाइडर की खोज भले जॉर्ज केले ने की थी, लेकिन ग्लाइडर को सबसे ज्यादा बार सक्सेसफुली उड़ाने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है ऑट्टो लिंथाल, जो कि एक जर्मन इंजीनियर थे। इन्होंने ग्लाइडर के फ्रेम को नए सिरे से डिजाइन किया, साथ ही ग्लाइडर को कंट्रोल करने के लिए ए शेप की पायलट बार को डेवलप किया, जिससे ग्लाइडर को कंट्रोल करना बहुत आसान हो गया। इसका यूज आज भी हैंग ग्लाइडर में होता है। आपने देखा होगा कि हैंग ग्लाइडर में पायलट एक रॉड को हाथ से पकड़े रहता है और उससे आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव करता रहता है। यही पायलट बार होती है। ऑट्टो लिंथाल ने ग्लाइडर से लगभग 2000 से ज्यादा उड़ानें भरी और इसीलिए इनको ग्लाइडर किंग के नाम से भी जाना जाता है। इनकी सबसे पहली उड़ान जो रिकॉर्ड की गई थी वो 25 मीटर की दूरी तक थी, जो उन्होंने 1891 में बर्लिन के पास किसी पहाड़ी से भरी थी, जबकि सबसे लंबी उड़ान 250 मीटर की थी। लेकिन एक शुरुआती दौर के ग्लाइडर से इतनी उड़ान भरना एक बहादुरी भरा और एक बहुत रिस्की काम था, और फिर वही हुआ जिसका डर था। 9 अगस्त 1896 में ग्लाइडर क्रैश हो जाने की वजह से इनकी डेथ हो गई। 19वीं सेंचुरी के अंत में एविएशन के फील्ड में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, लेकिन सभी एक्सपेरिमेंट्स किसी भी तरह लिफ्ट हासिल कर लेने पर ही फोकस थे, जबकि कंट्रोल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। ये वो समय था जब अखबारों में अक्सर इस तरह की खबरें छपती थी कि फला जगह किसी व्यक्ति ने उड़ने वाली मशीन तैयार कर ली, लेकिन वास्तव में इस दौरान बनाई गई अधिकतर उड़ने वाली मशीनें इफेक्टिव कंट्रोल ना होने की वजह से हवा में ज्यादा देर नहीं टिक पाती। इन मशीन्स को बनाने वाले ज्यादातर लोगों को तो फ्लाइट के बेसिक प्रिंसिपल्स की समझ भी नहीं थी, और यही वजह थी कि ये मशीनें बस लोकल न्यूज़पेपर्स की सुर्खियां ही बटोर पाती और फिर कहीं गुमनामी में दफन हो जाती थी। इसी दौरान अमेरिका में जन्मे साइकिल के बिजनेस से जुड़े 2 भाई विल्बर राइट एंड ऑरविल राइट काफी समय से ग्लाइडर के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। लगातार कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद इन्होंने इस बात को बखूबी समझा कि लिफ्ट उड़ान का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर है,
लेकिन बिना इफेक्टिव कंट्रोल के सफल उड़ान भर पाना संभव नहीं है। और इसीलिए उन्होंने आगे अपनी खोज की दिशा ग्लाइडर पर बेहतर कंट्रोल हासिल करने की तरफ मोड़ दी। उस समय तक ग्लाइडर को कंट्रोल करने का एक ही तरीका था, अपने वजन को शिफ्ट करना। अगर आपने कभी हैंग ग्लाइडर को उड़ते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उड़ान के दौरान इसका पायलट लगातार खुद को कंट्रोल रॉड के आगे पीछे दाएं बाएं शिफ्ट करता रहता है। ऐसा वो ग्लाइडर को कंट्रोल करने के लिए करता है। लेकिन राइट ब्रदर्स चाहते थे कि कोई ऐसा तरीका खोजा जाए जिससे कि पायलट अपनी जगह पर बैठे बैठे ही एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर सके। जमीन और पानी की सरफेस पर चलने वाले व्हीकल्स जैसे कि कार, बोट्स वगैरह चूंकि एक सरफेस पर मूव करते हैं, इसलिए इनको केवल स्टीयरिंग से दाएं बाएं मोड़कर कंट्रोल किया जा सकता है। जबकि एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए 3 तरह के मूवमेंट्स पर कंट्रोल करना होता है। एयरक्राफ्ट के इन 3 मूवमेंट्स को हम रोल, पिच और यॉ के नाम से जानते हैं। रोल एक्शन से एयरक्राफ्ट के विंग को दाईं या बाईं तरफ झुकाया जा सकता है। ये कंट्रोल विमान के दाएं और बाएं विंग पर लिफ्ट को बढ़ा या घटाकर हासिल किया जाता है। इसके लिए विंग के पिछले हिस्से पर कुछ हिलने वाले पार्ट्स होते हैं जिन्हें एलेरॉन कहा जाता है। ये विंग का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन इनको जरूरत के मुताबिक ऊपर या नीचे मोड़ा जा सकता है। इससे दाएं या बाएं विंग पर लिफ्ट को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जिसके जरिए एयरक्राफ्ट को दाएं या बाईं ओर मोड़ा जा सकता है। पायलट कंट्रोल स्टिक को दाएं या बाएं घुमाकर इस मूवमेंट को कंट्रोल करता है। पिच एक्शन से एयरक्राफ्ट की नोज को ऊपर या नीचे किया जा सकता है। इस एक्शन को कंट्रोल करने के लिए एयरक्राफ्ट की पूंछ पर 2 छोटे विंग होते हैं, जिनको हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर कहते हैं। इन विंग्स के पिछले हिस्से में भी मेन विंग की ही तरह मूवेबल पार्ट्स होते हैं, जिन्हें एलिवेटर कहते हैं। इनकी हेल्प से एयरक्राफ्ट की पूंछ को ऊपर या नीचे दबाया जा सकता है। पायलट कंट्रोल स्टिक को आगे पुश करके या पीछे खींचकर इस मूवमेंट को कंट्रोल करता है। उड़ान भरने के लिए जब एरोप्लेन रनवे पर दौड़ता है तो लिफ्ट पैदा करने के लिए जरूरी रफ्तार हासिल करने के बाद पायलट स्टिक को अपनी तरफ खींचता है, जिससे एलिवेटर ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, जो कि विमान की पूंछ को नीचे दबाते हैं और जिससे एरोप्लेन की नोज ऊपर उठ जाती है और मेन विंग की पिच बढ़ने की वजह से लिफ्ट फोर्स बढ़ जाती है और एरोप्लेन तेजी से ऊपर उठता चला जाता है। इसी तरह लैंडिंग से पहले हाइट कम करने के लिए पायलट स्टिक को आगे कर देता है, जिससे एरोप्लेन की नोज नीचे हो जाती है और एरोप्लेन धीरे धीरे नीचे उतरता आता है। यॉ एक्शन एयरक्राफ्ट के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। एरोप्लेन की पूंछ पर एक वर्टिकल विंग होता है, जिसे वर्टिकल स्टेबलाइजर कहते हैं। इसके पिछले हिस्से में मौजूद मूवेबल पार्ट को रडर कहते हैं। इसकी वर्किंग बिल्कुल वैसी ही है जैसी किसी बोट में मौजूद रडर की होती है। अगर आप कभी किसी पैडल बोट में बैठे हो तो आप जानते होंगे कि इसके पिछले हिस्से में एक हैंडल होता है, इसे रडर कहते हैं, जिससे बोट को दाएं या बाएं मोड़ा जा सकता है। इसी तरह एरोप्लेन की पूंछ में मौजूद रडर एरोप्लेन को सीधी दिशा में रखने में मदद करता है। साथ ही इससे विमान को दाएं और बाएं मोड़ने में भी हेल्प मिलती है। एयरक्राफ्ट के जिन 3 तरह के मूवमेंट्स की मैंने अभी बात की है, एविएशन में इसको हम 3 एक्सिस कंट्रोल के नाम से जानते हैं। इसके इन्वेंटर वास्तव में राइट ब्रदर्स ही थे, जिन्होंने पहली बार किसी एयरक्राफ्ट के विंग्स में इन मूविंग पार्ट्स को जोड़ा, जिन्हें एलेरॉन कहते हैं। विंग्स के पिछले हिस्से के साथ जुड़े हुए इन हिलने वाले पार्ट्स की बदौलत विंग्स पर लिफ्ट को बढ़ाया घटाया जा सकता था और जिसके जरिए एयरक्राफ्ट को आसानी से एक जगह पर बैठे बैठे कंट्रोल किया जा सकता था। राइट ब्रदर्स ने अपना पहला ग्लाइडर ईयर 1900 में उड़ाया, लेकिन ये उनकी उम्मीद के मुताबिक लिफ्ट नहीं पैदा कर सका। इसने जितनी लिफ्ट पैदा की वो उनके अनुमान से आधी थी। उसी साल उन्होंने एक दूसरा डिजाइन भी तैयार किया, लेकिन उसने पहले वाले ग्लाइडर से भी खराब परफॉर्म किया। इन एक्सपेरिमेंट्स की सफलता ने उनको विंड टनल बनाने के लिए इंस्पायर किया, जहां छोटे मॉडल्स पर एक्सपेरिमेंट करके उनकी एरोडायनेमिक्स को ठीक से समझा जा सके। उन्होंने अपनी खुद की विंड टनल तैयार की और साथ ही लिफ्ट और ड्रैग को नापने के लिए खास इंस्ट्रूमेंट्स भी तैयार किए। इस विंड टनल में उन्होंने लगभग 200 से ज्यादा मॉडल्स पर एक्सपेरिमेंट किया और अपनी गलतियों में जरूरी सुधार किया। इन एक्सपेरिमेंट से मिले एक्सपीरियंस से उन्होंने अपना तीसरा ग्लाइडर तैयार किया, जिसको उन्होंने ईयर 1902 तक सैकड़ों बार सक्सेसफुली उड़ाया। उनके विंड टनल में किए गए एक्सपेरिमेंट्स ने न केवल उनको एक सफल ग्लाइडर तैयार करने में मदद की, बल्कि उन एक्सपेरिमेंट्स से जो इंपॉर्टेंट नॉलेज मिली उससे एरोडायनेमिक इंजीनियरिंग में एक रेवोल्यूशन आ गया। असल में राइट ब्रदर्स वो पहले इन्वेंटर्स थे जिन्होंने एयरक्राफ्ट की पावर और कंट्रोल की प्रॉब्लम को हल करने का एक सीरियस अटेम्प्ट किया था और इसमें करीब करीब सफलता भी पाई थी। अब बस जरूरत थी तो एक लाइट वेट पावरफुल इंजन की, जो कि एयरक्राफ्ट को इतनी पावर दे सके कि वो पायलट के साथ साथ एयरक्राफ्ट को भी हवा में उठा दे। पेट्रोल इंजन का इन्वेंशन उस समय तक हो चुका था, लेकिन उस समय तक जो भी इंजन अवेलेबल थे वो किसी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने के लिहाज से बहुत भारी थे। अपने एयरक्राफ्ट के लिए कोई सही इंजन ना मिल पाने की वजह से राइट ब्रदर्स ने अपना खुद का इंजन तैयार करने का फैसला किया। उन्होंने एक हल्के और कम पावरफुल इंजन को बनाया और साथ ही उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट के प्रोपेलर भी खुद से ही तैयार किए, जो कि उस इंजन के साथ मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर सकें। दूसरे इन्वेंटर्स जहां सेफ्टी को उतनी गंभीरता से नहीं लेते थे और उसे किस्मत पर छोड़ देते थे, वहीं राइट ब्रदर्स ने सेफ्टी की छोटी से छोटी खामी को दूर करने का प्रयास किया
ताकि लाइफ के रिस्क को कम किया जा सके। फिर आखिरकार वो दिन आया जब उनकी मशीन अपनी टेस्ट फ्लाइट के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अब यहाँ पर एक जरूरी फैसला होना था कि कौन इसे पहली बार उड़ाएगा, क्योंकि जो इसे पहली बार उड़ाएगा उसका नाम इतिहास में अमर हो जाने वाला था। दोनों भाइयों ने इसका फैसला टॉस करके करने का तय किया। 14 दिसंबर 1903 के दिन विल्बर ने टॉस जीता और मशीन को उड़ाने का फर्स्ट अटेम्प्ट किया, लेकिन इस फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको पार्शियल सक्सेस ही मिली। मशीन ने ट्रैक से उड़ान तो भरी, लेकिन मात्र 3 सेकंड में वो स्टॉल हो गई, जिससे मशीन को थोड़ा बहुत डैमेज भी पहुंचा। उस दिन फिर उन्होंने कोई दूसरा अटेम्प्ट नहीं किया। 17 दिसंबर को मशीन को दोबारा ठीक करके वो टेस्ट फ्लाइट के लिए वापस लौटे। इस बार उनके साथ एक फोटोग्राफर भी था। इस बार ऑरविल ने मशीन पर हाथ आजमाने का फैसला किया। दिन के समय 10:30 पर उनकी मशीन ने ट्रैक से उड़ान भरी। ये उड़ान 12 सेकंड तक कायम रही। इस दौरान उनकी मशीन ने 37 मीटर की दूरी तय की। फोटोग्राफर ने मशीन को ट्रैक से हवा में उठते हुए कैमरे में कैद कर लिया और इसी के साथ राइट ब्रदर्स का नाम एरोप्लेन के इन्वेंटर के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। तो दोस्तों, ये थी दास्तान उस इंसानी करिश्मे की जिसने हम इंसानों के सदियों पुराने सपने को साकार कर दिया। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को और मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन या यूट्यूब मेंबरशिप के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो सीधे यूपीआई के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अंत में सभी सपोर्टर्स का शुक्रिया और जो सपोर्ट करने वाले हैं उनका एडवांस में शुक्रिया। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।